अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट KP में केमिस्ट्री के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो पोस्ट था BPS 17 ना, उसके लिए पेपर लिया गया है, जिसमें ज़्यादातर तकरीबन 50% MCQs केमिस्ट्री से आए हुए हैं। सब्जेक्ट पेपर था तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। पहले वीडियो में कोशिश करेंगे कि 10 तक की MCQs में अपलोड करूँ। तो आज की वीडियो का पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट पोलर। ये नीचे दिए गए कंपाउंड में सबसे कम पोलर जो है वो कौन है, सबसे जो कम पोलर हो या नॉन पोलर के करीब हो, ये कौन सा कंपाउंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, मैं आपको ये इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता दूँ। चूँकि केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं और केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं, उनको पता होता है पोलर और नॉन पोलर का। अब जाहिर सी बात है अगर वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट दे रहे हैं तो इनका तो इतना पता तो उनको होगा कि पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी पोलर कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं कि जिस पे पोल्स बनते हो, अपोजिट पोल्स बनते हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पे बनते हो आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोल्यूशन। और नॉन पोलर पे जो है पोल्स नहीं बनते, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स नहीं बनते। ये पोल किस वजह से बनते हैं तो ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बाज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो नेगेटिव पोल्स पे बन जाता है। बाज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पे बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से इन पे ये पोल्स बनते हैं। तो अगर नीचे कंपाउंड आप देख लीजिए सारे पोलर है, लेकिन में सबसे कम पोलर कंपाउंड कौन सा है। तो ये अब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से फाइंड करना है कि कौन सा सबसे लीस्ट पोलर कंपाउंड है, और इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद रखनी आपको ज़रूरी है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप अगर इन चारों कंपाउंड को देखें, चारों में क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये एक्जैक्टली 3 है। अब आपको सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप हो तो ये 2.6 है, बाज़ लोग 2.58 लेते हैं लेकिन 2.6 कर लेते हैं। अगर इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम देख लीजिए 0.4 आ रही है, 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी हो गई। इस तरह अगर दूसरे कंपाउंड को देखें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को, तो एल्यूमिनियम 3 हो गया, और क्लोरीन 3 हो गया, और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.6 है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये 1.4 आ रही है। 3 से आप 1.6 को माइनस कर लेंगे तो 1.4 आ जाएगी। इस तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये 3 हो गई, और सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.9 है। तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो 1.1 आएगा। तो 1.1 भी काफ़ी डिफरेंस है, 1.4 भी काफ़ी डिफरेंस है। जबकि डी नंबर ऑप्शन अगर आप देखें, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 0.45 आएगा। तो अब ये 0.45 आ रहा है, जबकि पहले नंबर के ऑप्शन में जो सल्फ़र डाइक्लोराइड दिया गया है आपको, इसकी जो डिफरेंस आ रही है आपके साथ ये 0.4 आ रही है। तो सबसे कम जो है ऑप्शन ए की आ रही है 0.4। तो दिस इज़ दी लीस्ट पोलर कंपाउंड, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड्स इज़ हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे इन्होंने वर्ड हाइब्रिड यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये हाइड्राइड होना चाहिए था, चूँकि नीचे दिए गए कंपाउंड में सब में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जिस भी एटम के साथ, एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी कंपाउंड को फिर हम हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। तो नीचे दिए गए हाइड्राइड में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन है। तो आसानी से अगर इस क्वेश्चन को आपने हल करना है तो आपने ये बात अपने जहन में बिठानी है कि हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। अब ग्रुप में नीचे की आए, बॉटम की तरफ आएँ तो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, या फिर नीचे बॉटम के हाइड्राइड्स अनस्टेबल होते हैं। तो अगर इसमें आप देख लें स्टैटिन, बिस्मूथ, एंटीमनी और फास्फोरस दिया गया है, तो ये चारों ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप 5 के बॉटम पे जो एलिमेंट है ये बिस्मूथ है। ऑप्शन बी में जो आपको BI दिखाई दे रहा है ये बिस्मूथ है। तो बिस्मूथ ट्राईहाइड्राइड इज़ दी मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि ये इस ग्रुप के बिल्कुल बॉटम में है, और बॉटम में स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो ये अनस्टेबल है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं, अ मेटल डज नॉट फ्लोट ऑन वाटर। आमतौर पे तो मेटल की ये प्रॉपर्टी है कि ये वाटर पे फ्लोट करते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि ये एक ऐसा मेटल है कि जो वाटर पे फ्लोट नहीं करता, बल्कि क्या करता है, दूसरी कंडीशन में क्या दी है कि गिव्स विगोरियस रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ जल्द ही रिएक्शन कर लेता है, और इतना जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, इतना आसानी के साथ ये रिएक्ट होता है। इट रिएक्ट्स विद आइस एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन यहाँ तक कि अगर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो ये मेटल कौन सा है। ऑप्शन ए लिथियम, सोडियम, सीजियम और पोटाशियम। तो ये सोडियम है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम जो है इंतहाई ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड वाटर के साथ, ये फ़ौरन रिएक्शन कर लेता है।
और इसी तरह जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन आयन इससे क्रिएट होगी। और इसी दौरान अगर ये रिएक्शन होते हुए आपने माचिस की तीली जलाई तो इस पर हो सकता है कि वाटर के ऊपर ही आग भी लग जाए, क्योंकि हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर? कौन सा साल्ट इसमें ऐसा है कि जो वाटर में आसानी के साथ हल हो सकता है, जल्दी हल हो सकता है? तो इसमें आपको फ्लोराइड्स के साल्ट दिए गए हैं, लिथियम फ्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। तो आप अगर देखें फ्लोराइड वही फ्लोराइड बेस्ट सॉल्युबल है कि जो ज़्यादा पोलर हो, जिसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा हो। तो पोलैरिटी कब ज़्यादा होगी कि जब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इनकी अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये सबसे ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आप देख ले, लिथियम पहले ग्रुप का है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये बहुत ज़्यादा आ रही है। तो लिथियम फ्लोराइड इज़ दी मोस्ट फेयरली सॉल्युबल कंपाउंड इन वाटर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अगर आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम हो तो फिर ये टूवर्ड नॉन पोलर की तरफ जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहे हैं, रेटिफाइड स्पिरिट इज़ कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट अल्कोहल बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रेटिफाइड स्पिरिट और अल्कोहल में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का फार्मूला सेम है, CH2H5OH दोनों का फार्मूला है, लेकिन फ़र्क इन दोनों में सिर्फ ये है कि एक में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे में वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है। रेटिफाइड स्पिरिट में वाटर की क्वांटिटी तकरीबन 94 पॉइंट समथिंग 95% तक इसमें वाटर होते हैं, जबकि एब्सोल्यूट अल्कोहल में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रह जाती है और इसमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो तकरीबन 4.4% तक रह जाती है। तो अब रेटिफाइड स्पिरिट को हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है उससे वाटर रिमूव करेंगे ताकि कम से कम वाटर इसमें आए और प्योर अल्कोहल बने। तो वाटर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, इससे वाटर रिमूव होंगे। और आपको मालूम होगा कि केमिस्ट्री में सबसे जो बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हम इस रिएक्शन में यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे विच एलिमेंट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन्स इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो है ये साइंटिस्ट का नाम था, इसने ये सेल सबसे पहले बनाया था। और किस लिए बनाया था? इसमें NaOH की प्रिपरेशन ये करता था। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन नेल्सन सेल में होती है। और किस चीज़ से होती है? रॉ मटेरियल के लिए क्या है? तो इसके लिए ब्राइन सोल्यूशन दरकार होता है। ब्राइन सोल्यूशन मीन जब NaCl और वाटर आप ले लें, दिस इज नाउन एज ब्राइन सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन इज नाउन एज ब्राइन सोल्यूशन। NaCl का जो सोल्यूशन होता है ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है। तो जब ब्राइन सोल्यूशन आप ले लें नेल्सन सेल में और NaOH से बन रही होती है, तो वो कौन सा मेटल है कि जो डिपॉजिट होता है कैथोड पे? तो इसका ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे रिएक्शन अवेलेबल नहीं होगा, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप नोट करिएगा। तो जब हम NaCl लेंगे और वाटर लेंगे तो NaCl का Na वाटर के OH से रिएक्ट होगा, NaOH बन जाएगा इसमें, जबकि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है ये लिबरेट हो जाएंगे, इससे रिमूव हो जाएंगे। तो अभी ये बात कर रहे हैं कि कैथोड पे जो है कौन डिपॉजिट होगा। तो जाहिर सी बात है कैथोड जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो NaCl में पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो N है, सोडियम है, तो सोडियम जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ साथ या ऑप्शन डी को अगर आप देखें, हाइड्रोजन भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन भी पॉजिटिव स्पीशी है, हाइड्रोजन भी कैथोड ही पर लिबरेट होगा, लेकिन ये इससे रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव होता जाएगा वक्त के साथ। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को ज़्यादा बेस्ट नहीं करार देंगे, क्योंकि ये इससे एवॉल्व हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जबकि ये सोडियम डिपॉजिट होती जाएगी वहाँ पे कैथोड पे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे हैं कि कॉपर फॉर्म कलरलेस बीड एंड बोरेक्स बेस्ड टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम। अच्छा, ये बोरेक्स बीड ये एक टेस्ट है, एक टेस्ट किया जाता है, और ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? ताकि सर्टन मेटल्स को हम फाइंड कर सकें कि किसी कंपाउंड में मेटल है कि नहीं है, एल्युमिनियम इसमें है, कॉपर इसमें है, इस तरह कई मेटल्स जो है इसकी डिटेक्शन हम कर सकते हैं कि मेटल्स इस कंपाउंड में मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए हम बोरेक्स बीड टेस्ट करते हैं। तो कॉपर के लिए ये हुआ है और कह रहे हैं कि कॉपर जो है कलरलेस, बिना किसी कलर का एक कंपाउंड दे देता है रिड्यूसिंग फ्लेम में, और जब ये कलर दे दें। अच्छा, बोरेक्स एक कंपाउंड, इसका भी आप फार्मूला भी जहन में याद रखें, Na2
B4O7.10H2O ये बोरेक्स एक कंपाउंड है, ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला भी आप अपने जहन में याद रखें, इसके थ्रू ये टेस्ट होते हैं। तो कह रहे हैं कि जब कॉपर को बोरेक्स टेस्ट में इन्वॉल्व किया जाए तो तब इसकी वैलेंसी क्या रह जाती है, तो तब आई थिंक इसकी वैलेंसी +2 होती है, +2 ही होती है। बहरहाल ये क्वेश्चन आप ख़ुद भी कंफर्म करें, लेकिन ये +2 ही होती है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। इसमें पूछ रहे कि द नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस इन सॉलिड स्टेट इज़, सॉलिड स्टेट में फास्फोरस की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है ये 4 होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जबकि नॉर्मली फास्फोरस के 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स हैं, वाइट और रेड, लेकिन फिर वाइट जो है ये येलो फास्फोरस में भी कन्वर्ट होता है, और इस तरह एक और किस्म का फास्फोरस है ये भी इन दोनों से ही बनता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता जाऊँ कि जो मोस्ट रिएक्टिव या जो मोस्ट एक्सप्लोसिव फास्फोरस है ये वाइट फास्फोरस है। इसीलिए वाइट फास्फोरस को जब भी ये रखते हैं वाटर में रखते हैं, क्योंकि अगर वाइट फास्फोरस को आपने खुला रख दिया और हवा की ऑक्सीजन उस पर लगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ खुद ही ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए इसकी प्रिजर्वेशन कैसे मुमकिन हो सकती है, वाइट फास्फोरस को आपने कैसे प्रिजर्व करना होता है, महफूज करना होता है, इसको आपने वाटर में रखना होता है, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इसका सिर्फ ये एक ही तरीका है, जबकि अगर आपने इसको ऐसे कोला रखा तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ब्लास्ट कर जाएगा। तो वाइट फास्फोरस हैं। अच्छा जी, मेन जो एलोट्रॉपिक फॉर्म हो गई इसके ये 4 हो गए हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फास्फोरस हैज टेट्राहेड्रल एटॉमिक P4 ब्रैकेट में दिया टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट में इन्होंने S नहीं लगाया तो मोस्ट ही होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव। तो अभी इसका जिक्र हमने किया, ये जो वाइट फास्फोरस है ये अपने आप के साथ ही बॉन्डेड होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, PO4 का एक स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहेड्रल होता है ये, और ये इंतहाई ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। और इसमें ये जो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ऑप्शन ए को आप देख ले, रेड दिया गया है, येलोविश वाइट दिया गया है, वायलेट दिया गया है, ब्लैक दिया गया है। तो येलोविश वाइट को आप देख ले, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वाइट से, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि वाइट से फिर येलो फास्फोरस ही बनती है, तो ये येलोविश वाइट में होता है कलर में, और ये जो है सबसे मोस्ट रिएक्टिव होता है टूवर्ड ऑक्सीजन, टूवर्ड एयर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इससे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, इसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 10वें नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि देयर इज़ नो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद, तो नाइट्रिक एसिड जो है इनमें से ये आप गोल्ड को देख ले, ऑप्शन सी को AU प्लेटिनियम, और इस तरह ये TI और पता नहीं और कौन सा सिंबल, किसका सिंबल दिया गया है। तो गोल्ड और प्लेटिनियम के साथ नाइट्रिक एसिड बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स भी मैं जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।